हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट पे। तो आइए दोस्त, आज हम लोग ALP 31 अगस्त 2011 शिफ्ट थर्ड में जो क्वेश्चन साइंस में पूछा गया था दोस्त, आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा दोस्त। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते जाइएगा तो आपको साइंस के मतलब बिहार SSC में एग्ज़ाम होगा या आने वाला ग्रुप डी में होगा, 2024 में होवे, 2025 में होवे, 2026 में होवे या 2027 में होवे। अगर अभी से आप देखते जाइएगा तो आप को बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्त। अब बहुत ही आसानी से साइंस बना दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में रजोवृत्ति महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। तो बताइए, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। अगर ऑप्शन ए में है रजोवृत्ति, ऑप्शन बी है किशोरावस्था और ऑप्शन सी आपको है माहवारी, ऑप्शन डी है रजोवृत्ति। बताइए ऑप्शन से आपको इसमें क्या लगता है, ऑप्शन से क्या होना चाहिए आंसर। तो इसको आंसर हो जाएगा डी, रजोवृत्ति। देखिए, इसका अगर हम रजोवृत्ति के डिटेल सॉल्यूशन जानेंगे तो देखिए, महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजोवृत्ति से होती है दोस्त। किससे होती है, तो रजोवृत्ति से होती है। ये जो रजोवृत्ति है, महिलाओं में प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में होती है। कितना वर्ष की उम्र है दोस्त, तो 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है और 40 से 50 वर्ष तक महिला में चलता है दोस्त। इस प्रजनन में ध्यान दीजिएगा, इस प्रजनन काल में महिलाओं को सोलकर प्रति 27 से 28 दिनों तक अवधि पर गर्भावस्था से रक्त तथा उसके आंतरिक दीवार से सस्लेमा का स्राव होता है। इस स्राव की अवधि 3 से 4 दिन तक होता है दोस्त। इसे रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतु चक्र बोला जाता है। MC के 14वें से 19वें दिन तक अंडोत्सर्ग होता है। महिलाओं में रजोधर्म मासिक धर्म रजोवृत्ति समय के विज्ञान से होता है। देखिए, यही सब इसका डिटेल जानकारी था दोस्त। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। तो महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजोदर्शन से होती है, रजोवृत्ति से नहीं। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन से डी हो जाएगा, रजोदर्शन से। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेस्ट होती है। बताइए दोस्त, ऑप्शन में ए आपको है विटामिन डी, ऑप्शन ए बी में आपको है विटामिन ए, ऑप्शन सी में आपको है विटामिन बी और ऑप्शन डी में आपको क्या है दोस्त, विटामिन सी है। तो देखिए, इसका रिकेस्ट नामक जो बीमारी है दोस्त, ये होता है विटामिन डी के कारण। ये किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है दोस्त, विटामिन बी के कारण बेरी होता है, विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। ये बात आप जानते होंगे। चलिए, इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्त, तो विटामिन डी की कमी से रिकेस्ट होता है। और बताइए, विटामिन डी के रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल होता है। विटामिन डी वास्तव में घोल है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और प्रौढ़ में ऑस्टियोमेलासिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग को सूखा रोग भी कहते हैं दोस्त। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन बी के रासायनिक नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ये बात आपको पता होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत न होना चाहिए दोस्त। विटामिन डी के कुछ प्रमुख स्रोत यहाँ पे दिया गया है, ये बात आपको याद ही रख लेना है। चलिए आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नग्नबीज होता है। बताइए दोस्त, नग्नबीज किससे होता है, नग्नबीज किससे होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे ही ध्यान देना है। ऑप्शन ए में है पाइनस, इसी के कारण होता है दोस्त नग्नबीज। नग्नबीज किसके कारण होता है, तो नग्नबीज
ऑप्शन ए से हो जाएगा पाइनस के कारण। इसका डिटेल जानकारी देख लेते हैं। तो पाइनस नग्न जो होते हैं, पाइनस से प्राप्त होने वाला चिलगोजा भी खाने के काम आता है। साइकस के तीनों खंड निकालकर खाने वाला साबूदाना निर्माण किया जाता है। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। साइकस नग्न बीज का उदाहरण है। जिम्नोस्पर्म को बाहरी आकृति आंतरिक संरचना के आधार पर शतकौरी और कोनिफेरी में बांटा जाता है। कोनिफेरी पाइनस सिडाइन आदि समूह के अंतर्गत आता है। यही इसका डिटेल जानकारी था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको है कि निम्न में से कौन सी धातु मूक अवस्था में पाई जाती है। तो मूक अवस्था में पाया जाता है सोना दोस्त। सोना क्या है? तो सोना मूक अवस्था में पाया जाता है। इसका देखिए, इसका हम लोग डिटेल जानकारी देखेंगे। तो सोना धातु मूक अवस्था में पाया जाता है। सोना धातु क्या है दोस्त? मूक अवस्था में पाया जाता है। सबसे आघातवर्ता होती है दोस्त, ये उष्मा का सुचालक है। सोना का द्रव्यनांक 1060 होता है। क्वथनांक सभी 100 है। सोना का घनिष्ठ घनत्व 19.3 होता है। सबसे सक्रिय धातु में हो जाता है कैल्शियम। पोटेशियम होता है दोस्त। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये सब सबसे अधिक होता है। सोना है जो अभिक्रियाशील धातु है। ये पृथ्वी में सोना और यस्क में पाया जाता है। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरह हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो बताइए ये कौन नियम? तो ये हो जाएगा गति का तीसरा नियम। क्या हो जाएगा दोस्त? गति के तीसरा नियम। गति के तीसरा नियम में देखिए क्या बोलता है कि जब नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाता है। यह गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। किस नियम को दर्शाता है दोस्त? गति के न्यूटन के तीसरा नियम। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि गति के तीसरा नियम न्यूटन को क्या है। तो नाव को खोने से बांस में जमीन को दबाना, रॉकेट को आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये सब न्यूटन के गति के तृतीय नियम है। न्यूटन के गति के पहला नियम है कि प्रत्येक वस्तु सीधी रेखा में एक समान गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल क्रिया द्वारा अपनी स्थिति को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। और न्यूटन के गति के दूसरा नियम है कि बल समय में परिवर्तन के साथ रैखिक के साथ परिवर्तन के समानुपातिक होता है। एफ बराबर एम में भी होता है दोस्त। एफ बराबर क्या है? तो एफ बराबर एम में न्यूटन के दूसरा नियम हो जाता है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? चंद्रमा पर जी के मान पृथ्वी के जी के मान के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे समझना है। आप क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे कमेंट कीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। इसका बताना है दोस्त कि चंद्रमा वाला पे क्या होगा। निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है, इसका जवाब दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 पे जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा इसका सी। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। तो बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त? एल्केन बोला जाता है। इसके बारे में और हम डिटेल जानकारी जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिटेल जानकारी है एल्केन के बारे में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। एल्केन को पैरामाइफिन भी बोला जाता है। और पैरामाइफिन लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्प क्रियाशील। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केनी समान का सदस्य है जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। n का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है। और देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं दोस्त। एक एल्कीन होता है, एक ओल्पिन होता है तथा एल्काइन होता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है क्योंकि उनके पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक ही बंधन है। गुण जो कार्बन को इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं। श्रृंखला ये सब हो गया दोस्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है एल्केन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्त कि आवेश की SI इकाई क्या है? तो आवेश की SI इकाई
कूलाम हो जाता है। एम्पियर है विद्युत धारा के, किसका है दोस्त, विद्युत धारा के है, विद्युत धारा के। वाट है जो इस शक्ति के है, वाट किसका है दोस्त, तो ये वाट शक्ति के है। जूल है कार्य के, किसका होता है, तो ये होता है कार्य के, कार्य ऊर्जा के क्या होता है, जूल हो जाता है। चलिए इसका एक बार हम लोग डिटेल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ही था, क्वेश्चन नंबर 8 के देख लीजिए डिटेल, तो यहाँ पे दिया गया है। एक बार आप याद कर लीजिएगा इसका। आवेश के कूलाम होता है, शक्ति के वाट होता है, ऊर्जा के जूल होता है, दाब के पास्कल होता है, प्रतिबल के पास्कल नहीं, विकृति या आवृत्तिहीन हो जाता है धारा। ये सब आपको याद कर लेना है दोस्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे है कि चांदी का प्लैटिनम नेटिलियम है और चांदी का इस सोडियम का प्लैटिनम नेटिलियम है, चांदी का प्लैटिनम अर्जेंटीनम है। तो यहाँ ऑप्शन से हो जाएगा दोनों सही। क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन से आपको दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों सही। ऑप्शन से यहाँ क्या आपको हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे दोनों सही, यहाँ दोनों सही हो जाएंगे दोस्त। देख लीजिएगा इसका हम लोग डिटेल जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पे सोडियम का खोज कब हुआ था, 1807 ईस्वी में रसायन हेम्फ्री डेवी ने कास्टिक सोडा के इलेक्ट्रॉन से किया था। इसका नाम नेटेरियम या नेट्रॉन के लिए किया जाता है। चांदी का नाइट्रिनम रासायनिक प्रतीक है, ये बात आपको जानकारी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। H2SO4 प्रयोगशाला में H2SO4 प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण के रूप में बताइए। इसका क्वेश्चन पर है, अब इसका आप आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से ए। H2A पे सल्फर आयन को हटाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर से क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर से हो जाएगा ऑप्शन से हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये आ रहा है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक पटाखे को विस्फोट होगा नहीं, एक टॉर्च को ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, पेंडुलम को घूरना, पेंडुलम को घूरना हो जाएगा दोस्त। इसका डिटेल जानकारी देख लेते हैं। तो एक पेंडुलम उल्लेखनीय गति स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए यहाँ पे हो गया दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो बताइए प्रकाश की गति अधिकतम किस में होगा दोस्त। प्रकाश की गति अधिकतम होती है तो प्रकाश की अधिकतम गति किस में हो जाएगा, प्रकाश की अधिकतम गति हो जाएगा निर्वात में। किस में होगा दोस्त, प्रकाश की अधिकतम गति हो जाएगा निर्वात में। किस में, निर्वात में हो जाएगा। देखिए ये बात आपको याद रख लेना है कि प्रकाश की अधिकतम निर्वात माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल निर्वात और वायु में सर्वाधिक होता है। प्रकाश निर्वात वायु चाल में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बात आप याद रखना। प्रकाश के वेग सर्वप्रथम रोमन ने की थी, ये भी याद रखिए। प्रकाश सूर्य किरणों के लिए होता है जिसे फोटोन कहते हैं, ये भी याद रखिए। प्रकाश की चाल नॉन में, इसको भी याद कर लीजिए। सूर्य से पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। कांच में प्रकाश की चाल, ये भी पूछता है। पानी में प्रकाश की चाल, ये भी पूछता है। इतना कम से कम आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखने वाले हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जो जल्दी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 10 ओम प्रतिरोध, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि 10 ओम प्रतिरोध पर प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रस्थ होता है तो इसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान है। तो देखिए इसका हो जाएगा कितना दोस्त, इसका हो जाएगा 14 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 14 एम्पियर हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि V बराबर होता है IR। हम लोग फार्मूला जानते हैं V बराबर IR। V बराबर क्या जानते हैं, IR जानते हैं। तो यहाँ 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर
अनुप्रयुक्त होता है। तो होने वाली धारा के मान निकालना, माने आई के मान हमको निकालना है दोस्त। यहाँ से आई के मान निकालना है तो V बराबर आई आर होता है। तो देख लीजिएगा आई बराबर अगर हम निकालेंगे यहाँ से आई बराबर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर बताइए, आई बराबर हो जाएगा V बट्टा आर। आई बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा आर। V के वैल्यू दिया हुआ है 140 हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टा में कर देना था 10। ये 10 से 10 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, तो 14 बच गया। तो 14 हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ था। चलिए आगे अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंगों में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका बोला जाता है दोस्त तरंग दैर्ध्य। इसको क्या बोला जाता है, इसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। इसको डिटेल जानकारी देख लीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये सारे डिटेल जानकारी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 50। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो बताइए सरल अस्थायी ऊतक कौन सा नहीं है दोस्त। तो सरल अस्थायी ऊतक जाइलम नहीं होता है। कौन नहीं होता है दोस्त, जाइलम। सरल अस्थायी ऊतक जाइलम नहीं होता है। ये बात आपको बताया गया होगा दोस्त, सरल अस्थायी ऊतक कौन नहीं है, तो जाइलम। जाइलम सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम एक जटिल ऊतक होता है। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं दोस्त, ये बात याद रखना है। जाइलम वाहिनी तंतु, कोलेनेकाइमा एक याद रखना है, कोलेनेकाइमा एक सरल अस्थायी ऊतक होता है। और पौधों में लचीलापन वाला क्या याद रखना है, कोलेकाइलेमा के कारण लचीलापन होता है, ये भी आपको देता है। चलिए एस्केलेरेनकाइमा भी याद रखना है, कठोर और मजबूत होता है, कठोर और मजबूत एस्केलेरेनकाइमा। चलिए आगे है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किस का एक निर्माण होता है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा दोस्त, निषेचन के आप बताइए। ऑप्शन से आपको, ऑप्शन ए में है अंडाशय, ऑप्शन बी में है युग्मनज। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा युग्मनज। क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका हो जाएगा युग्मनज। क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका हो जाएगा युग्मनज। देखिए आपको इतना सारा डिटेल जानकारी दिया गया है, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं शरीर में उपस्थिति ऊतकों में पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा उपास्थि अणु। क्या हो जाएगा दोस्त, उपास्थि अणु हो जाएगा। इसका भी डिटेल यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्त, अब वीडियो रोक के बढ़िया से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए इतना आपको डिटेल जानकारी मिल रहा है, आप इतना पढ़ लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको आंसर से हो जाएगा सी। ऑप्शन से सी हो जाएगा, यह सदा पृथ्वी से दूर होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। यह सदा पृथ्वी से क्या होता है, दूर होता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, यह जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुआ। तो इस प्रकार को क्वेश्चन में हमेशा आपको 75 याद रख लेना है। कितना याद रख लेना है दोस्त, 75 आपको याद ही रख लेना चाहिए। देखिए अगर आप डिटेल इसका जानकारी चाहेंगे तो डिटेल जानकारी यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें आपको याद ही कर लेना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन 25 मीटर की ऊंचाई से वापस उछल जाती है तो कितना हो जाएगा 25। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या
होता है। तो बताइए इसके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। चलिए एक बार इसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी वस्तु को ऊंचाई से गिरने पर इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ता है लेकिन स्थितिज ऊर्जा कम हो जाता है। और देखिए कि किसी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला याद रख लेना है कि 1/2mv² होता है। किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होता है दोस्त, mgh होता है। और गतिज ऊर्जा ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2mv²। अभी होता है पोटेंशियल एनर्जी mgh। ऊर्जा में द्रव्यमान संरक्षण के नियम था कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते और न ही इसको हम क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक से दूसरे माध्यम में संचारित कर सकते हैं। और एक बात ये आपको याद रख लेना है दोस्त कि ऊर्जा को अगर हम ऊर्जा को वस्तु का वेग को 2 गुना करने पर तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। वेग को करेंगे 2 गुना तो गतिज ऊर्जा क्या गुना होगा, 4 गुना। फिर याद रखना कि खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होता है, चलती हुई गाड़ी में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों होता है, बांध में स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। और डी हो गया जो क्या हो जाएगा, डी वाला में बताइए। तो डी वाला में हो जाएगा वायुयान में बैठे व्यक्ति की स्थितिज ऊर्जा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। हम लोग 20 तक देख लिए हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त। फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे और थोड़ा वीडियो हम बढ़िया बनाएंगे।